नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वो कानून तैयार हो चुका है जिसके बाद वक्फ की संपत्तियों का मुसलमानों के हाथों से निकलना तय है। और मुसलमानों के हाथ से निकलेगा तो किसके हाथ में जाएगा कोई नहीं जानता। देखिए कि यह सीधे सीधे 10 लाख एकड़ जमीन की बंदर बांट का मामला होने जा रहा है। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह वक्फ को भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक बनाता है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के पास होते ही इन जमीनों के इस्तेमाल का अधिकार परोक्ष रूप से सरकार के पास चला जाएगा। और जब सरकार के पास चला जाएगा तो कहां बटेगा, कैसे बटेगा, कौन जानता है। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिल गई है। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। आपको बता दें कि बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलना है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ था। 27 जनवरी को वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। भाजपा की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। यह है हकीकत। अगस्त 2024 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। इस पर भारी हंगामे के बाद इसे जेपीसी के पास भेज दिया। जैसा कि हमने बताया, इस कमेटी को बिल में 44 बदलावों पर चर्चा करनी थी। इस कमेटी में 31 सदस्य थे, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इनमें से 16 तो एनडीए के ही सांसद थे, 14 यूपीए के और 1 नामांकित सदस्य। मतलब पहले दिन से तय था कि जेपीसी का फैसला किधर झुका हुआ होगा। फिर भी वक्फ बोर्ड में सुधार के नाम पर उस पर सरकारी कब्जे को एक लोकतांत्रिक आवरण देने के लिए कमेटी ने कई राज्यों के दौरे किए और लोगों से मुलाकात की। 22 अगस्त को कमेटी की पहली बैठक हुई थी और जेपीसी ने 29 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। इसके बाद जेपीसी चीफ जगदंबिका पाल ने इस पर 655 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। 30 जनवरी को जेपीसी अध्यक्ष ने ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी। उस दौरान जगदंबिका पाल के साथ निशिकांत दुबे समेत भाजपा के कई दूसरे सांसद मौजूद थे। गौर कीजिए, केवल भाजपा के। विपक्ष का कोई भी सांसद नजर नहीं आया था। 16 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में वोट डाला, वहीं 11 सदस्यों ने विरोध किया। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर कई आपत्तियां जताई। इसके बाद दोनों सदनों में इस पर भारी हंगामा हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को शामिल नहीं किया गया। जेपीसी में शामिल गैर एनडीए सांसदों ने बयान जारी किया कि जेपीसी रिपोर्ट से हमारी असहमतियां गायब हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली थी। अब 655 पन्नों की रिपोर्ट को एक रात में पढ़ना असंभव था। उन्होंने कहा कि मैंने इस पर असहमति जताई है और संसद में भी इस विधेयक का जमकर विरोध करूंगा। देखिए कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि जेपीसी की यह पूरी रिपोर्ट ही फर्जी है। इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया है, यह असंवैधानिक है। वहीं जेपीसी में शामिल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमने अपना पक्ष रखा, इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारे पक्ष को कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। इस पर सरकार ने कहा कि विपक्षी सदस्यों के पास अभी भी इसमें अपनी बात रखने का मौका है, अगर वो चाहे तो। विपक्ष की आपत्ति के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान जारी किया कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी कि उनकी राय को इसमें नहीं जोड़ा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। उनकी पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए कि जेपीसी ने 30 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी। हमने बताया आपको।
अब आगे का खेल समझिए। आपको याद दिला दें कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को, जरा जल्दबाजी को समझिएगा, लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच यह बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया कि जेपीसी को जो सलाह देनी हो वो दे दे। अब जरा असली खेल को समझिए कि वक्फ बोर्ड को लेकर मोदी सरकार इतनी आक्रामक क्यों है। देखिए कि मुसलमानों की 10, 20, 50, 100 संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि इससे मालिकाना हक नहीं बदल रहा है। मालिकाना हक चाहिए अपनी मुट्ठी में। वक्फ की संपत्तियों के मालिकाना हक को स्थानांतरित करने का अधिकार अपने हाथ में चाहिए, क्योंकि यह लाख, 2 लाख या 10, 20, 50, 100 करोड़ की संपत्ति का मामला नहीं है। साल 2022 में देश के तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्ति है। इस जवाब के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास देश में कुल 7,85,934 संपत्तियां, ये 3 साल पुरानी रिपोर्ट है, और इसमें भी सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास कुल 2,14,707 संपत्तियां। इन संपत्तियों में से 1,99,701 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है और 15,006 शिया वक्फ बोर्ड के पास है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, वहां वक्फ बोर्ड के पास 80,480 संपत्तियां। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, असम और बाकी दूसरे राज्यों का नंबर आता है। अब जरा उन 4 अंतरों को समझ लीजिए, डिफरेंसेस, कि वक्फ बोर्ड कानून में पहले क्या था और बिल के पास होने के बाद जो नया कानून बन जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा। पहला और सबसे बड़ा अंतर, पुराने वक्फ कानून के सेक्शन 40 में लिखा है, 40 में, कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर, किसी संपत्ति पर दावा पेश करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला, मतलब दूसरा व्यक्ति या संस्थान, केवल ट्रिब्यूनल यानी पंचायत में ही अपील कर सकता है, कोर्ट में नहीं जा सकता। लेकिन नए बिल के अनुसार संपत्ति पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। दूसरा अंतर, पुराने कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दे दिया वो दे दिया, उसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अगर संशोधन को मंजूरी मिल गई, नए ड्राफ्ट को अगर मान ले, तो ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तीसरा और बहुत बड़ा अंतर, किसी जमीन पर अगर मस्जिद बन गई, ईदगाह बन गई या किसी और इस्लामिक उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल शुरू हो गया तो वह खुद ब खुद वक्फ की संपत्ति हो जाती है। लेकिन नए संशोधन कानून के मुताबिक जब तक किसी ने वक्फ को जमीन दान में लिखित तौर पर ना दी हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी, चाहे उस जमीन पर मस्जिद ही क्यों ना हो, ईदगाह ही क्यों ना हो। और चौथी, वक्फ बोर्ड एक्ट के मुताबिक अभी तक किसी महिला या दूसरे धर्म के लोगों को सदस्य नहीं बनाया जा सकता, लेकिन संशोधित कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ दूसरे धर्मों के 2 सदस्यों को भी सदस्य बनाया जाएगा। महिलाएं भी किसी और धर्म की भी हो सकती हैं। शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों से भी कम से कम एक सदस्य बल्कि होना जरूरी होगा। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदायों से भी एक सदस्य होना चाहिए। अब देखिए कि शिया, बोहरा और आगा खानी समुदाय पहले से आमतौर पर भाजपा का समर्थक माना जाता है। मतलब यह तय है कि अगर संशोधनों को मंजूरी मिली तो वक्फ बोर्ड सरकार के भोंपू की तरह काम करेगा। और सरकार का भोंपू कैसे काम करता है, किसके लिए काम करता है और इससे किसको फायदा होता है, हम नहीं जानते, कि आप नहीं जानते। लेकिन जरा सोच लीजिए कि लाखों एकड़ जमीन का हक जब सरकार के पास आ जाएगा तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा और कौन करेगा, किसके लिए करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।